अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात की थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह से शो करते हैं। कल हमने इनर स्फीयर मैकेनिज्म पढ़ा था और आज हम आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। इनर स्फीयर मैकेनिज्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एक दूसरे के साथ रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं उनमें एक जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इनर्ट होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो लिबाइल होता है और दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं। एक कॉमन लिगेंड जो है उसके जरिए दोनों कॉम्प्लेक्सेस की मेटल जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर जाती हैं। फिर एक मेटल जो है वो दूसरी मेटल को थ्रू द ब्रिज इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, उस इनर स्फीयर मैकेनिज्म को समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आज हम जो डिटेल से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आउटर स्फीयर मैकेनिज्म व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दोनों ही इनर्ट हैं। ठीक है, तो जब अगर दोनों जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनर्ट हों तो फिर इनर स्फीयर मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं करेगा, बल्कि कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा? आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन जो है वो सेंट्रल मेटल है जिसमें चार्ज +2 है और इसके साथ 6 साइड जुड़े हुए हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसमें भी सेंट्रल मेटल आयरन ही है, उसके साथ 6 साइड जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर जो चार्ज है वो +3 है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा हेक्सासेनोफेरेट 2। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा हेक्सासेनोफेरेट 3। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है उसके डी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है उसके डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये इनर्ट है, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी इनर्ट है, ये वाला कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी लो स्पिन है। बेटा जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये इंटरेक्शन बेसिकली कैसे होगा, ये हम जरा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से प्रोसीड करता है हम उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। बेटा ये आपने याद रखना है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में एक जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीडेंट है, एक जो कॉम्प्लेक्स है वो रिडक्टेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आयरन पे चार्ज कितना है +2, यहाँ पर आयरन पे चार्ज कितना है +3। अब जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वाली जो आयरन है अपना एक इलेक्ट्रॉन इस आयरन को ट्रांसफर कर देगी। जब ये वाली आयरन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस आयरन को ट्रांसफर करेगी तो इसका चार्ज जो है +2 से इंक्रीज करके +3 पे चला जाएगा, यानी ये वाली ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो खुद उसको कहते हैं रिडक्टेंट। और दूसरा जो है यहाँ पर जो आयरन है वो +3 से इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद किस में ट्रांसफर हो जाएगी? +2 में। ठीक है, तो ये क्योंकि रिड्यूस हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेंट। ये वाला बेटा कॉम्प्लेक्स क्या है? दैट इज रिडक्टेंट और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है? दैट इज ऑक्सीडेंट। ठीक है, जब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज अ रिडक्टेंट कॉम्प्लेक्स और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज अ ऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज है, ठीक है, इसको हम M पॉजिटिव से लिख लेते हैं या M नेगेटिव से लिख लेते हैं और इसके ऊपर चार्ज जो है वो N नेगेटिव से लिख लेते हैं। मैं बेटा दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो है दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक कॉम्प्लेक्स क्या है? रिडक्टेंट है, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑक्सीडेंट है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे? सबसे पहले रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे यानी रिडक्टेंट जिसके ऊपर चार्ज M- है और ऑक्सीडेंट जिसके ऊपर चार्ज है N- है। जब ये बेटा दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो इससे हमारे पास जो है प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होना है, यानी दो कॉम्प्लेक्सेस जिनके दरमियान रेडॉक्स रिएक्शन होना है, उन दो कॉम्प्लेक्सेस ने सबसे पहले एक दूसरे के पास आ जाना है।
बेटा ये दोनों एक दूसरे के इतना ज़्यादा पास आ जाएंगे जितना मैक्सिमम पास आ सकते हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इन दोनों के पास आने के बाद। इसके बाद जो सॉल्वेंट होगा ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे इस प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स को। सेकंड स्टेप में मैंने बेटा क्या बताया आप लोगों को कि जब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों एक दूसरे के पास आके प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो फिर सॉल्वेंट जो है उसका एक शेल बन जाता है, ठीक है। किसके अराउंड द प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स, इसके इर्द गिर्द जो है वो सॉल्वेंट का एक बन जाएगा शेल। ये सॉल्वेंट शेल है, दैट इज अ सॉल्वेंट शेल अराउंड द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट या अराउंड द प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। अब इस प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द जो है वो सॉल्वेंट जो शेल है वो अरेंज हो गया, यानी सॉल्वेंट ने अपने आप को क्या किया है, रीऑर्गेनाइज कर लिया है अराउंड द प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। अब अगले स्टेप में असल में ना आप लोग इस कॉम्प्लेक्स में देखें, यहाँ पर आयरन पे चार्ज है +2, यहाँ पर आयरन पे चार्ज है +3। ये वाला जो आयरन है ना जिसका चार्ज कम है उसका लिगेंड के साथ जो बॉन्ड होगा वो लॉन्गर होगा। यहाँ पर जो आयरन है ना इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, साइनाइड, ठीक है। यहाँ पर आयरन का और कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या है, लॉन्गर है। और इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का और कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या है, शॉर्टर है। दोबारा सुन ले बेटा, जिस मेटल पे चार्ज है वो कम होगा उसका लिगेंड के साथ बॉन्ड जो है वो लॉन्गर होगा। जिस मेटल पे चार्ज हाई होगा उसका लिगेंड के साथ जो बॉन्ड होगा वो शॉर्टर होगा। अब जब इन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना है तो आप देख सकते हैं कि इस आयरन ने +2 से कन्वर्ट होना है +3 में, यानी इसका चार्ज होना है इंक्रीज। और ये जो +3 वाली आयरन है इसने रिड्यूस होने के बाद किस में जाना है, +2 में, यानी इसका चार्ज क्या होना है, डिक्रीज होना है। अब जिस मेटल का चार्ज इंक्रीज होना है उसमें क्या होना है, उसमें आयरन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो लॉन्गर से क्या होना है, शॉर्टर। और जिस कॉम्प्लेक्स में रिड्यूस होना है, ठीक है, जिस मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना चार्ज डिक्रीज करना है उसका जो बॉन्ड है आयरन कार्बन बॉन्ड वो शॉर्टर से क्या होना है, ये वाला बॉन्ड जो था वो शॉर्टर था, इसमें क्या होना है, लॉन्गर हो जाना है। मैं बेटा दोबारा बता देता हूँ कि जिस मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, लूज करना है, ठीक है, और अपना चार्ज क्या करना है, इंक्रीज करना है, उसका मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो लॉन्गर से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शॉर्टर। और जिस मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, ठीक है, उसका जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो शॉर्टर से क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। मेटल लिगेंड बॉन्ड के दरमियान क्या होगी, अपना कंप्रेशन और इलॉन्गेशन। दोबारा सुन लें कि जब रिडॉक्स रिएक्शन होना है बाय द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, ठीक है, तो जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो लॉन्गर है उसने शॉर्ट होना है, और जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है शॉर्ट है उसने लॉन्गर होना है, यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्ड की क्या होनी है, कंप्रेशन और इलॉन्गेशन, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनानी है तो इसमें बॉन्ड की इलॉन्गेशन और बॉन्ड्स की कंप्रेशन होती है। जब बॉन्ड्स की इलॉन्गेशन और बॉन्ड्स की कंप्रेशन होगी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, ठीक है ना बेटा। जब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इससे प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर सॉल्वेंट जो है इस प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स को क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है, ठीक है, और इससे जो है एक हमारे पास सॉल्वेंट शेल अरेंज हो जाता है अराउंड द प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अच्छा ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दोनों मेटल के दरमियान तभी होगा, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के दरमियान, जब जो है इनके जो बॉन्ड्स हैं इनकी जो लेंथ है ना वो सिमिलर होगी। यहाँ पर इस रिडक्टेंट में मेटल लिगेंड बॉन्ड की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, या किसके कह लें कि अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, ऑक्सीडेंट के मेटल लिगेंड बॉन्ड के। बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रिडक्टेंट का जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो क्या है, वो लॉन्गर है, इसने शॉर्टर होना है। इसी तरह जो ऑक्सीडेंट है इसका जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो शॉर्ट है और इसने क्या होना है, इसने लॉन्गर होना है। तो जाहिर बात है जब एक दरमियानी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी होगा जब
ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट हो यानी इक्वल हो, अलाइक हो। तो पहले इनकी जो मेटल लिगेंड बॉन्ड की जो लेंथ होती है ना वो तब अप्रोक्सीमेट जो है वो डिस्टेंस पे आ जाती है। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पे आने के बाद ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि जब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो है दोनों एक दूसरे के पास आके प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या आ जाता है, सॉल्वेंट शेल आ जाता है। जब इस प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द सॉल्वेंट शेल आ जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट जो है वो अपनी मेटल जो लिगेंड बॉन्ड है उसकी लेंथ को सेम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो सके। तो जब इनकी मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है उसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट दोनों की ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की सेम हो जाएगी, तो फिर इनके दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा उसके बाद जो है इसका जो चार्ज है 1 यूनिट कहते हैं इंक्रीज कर जाएगा और इसका जो चार्ज है 1 यूनिट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। फिर ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और दो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में वो बन जाएंगे। अच्छा, अब ये दोबारा देख लें आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो है उसमें रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले ये वाला जो कह लें कॉम्प्लेक्स है वो इस कॉम्प्लेक्स के करीब आता है, ठीक है, और इससे हमारे पास क्या बन जाता है, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स के बाद फिर सॉल्वेंट उसको प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स को सराउंड करके उसके इर्द गिर्द क्या बना देता है, शेल बना देता है, सॉल्वेंट शेल, यानी सॉल्वेंट अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेता है। सॉल्वेंट के रीऑर्गेनाइज करने के बाद जो रिडक्टेंट है उसकी मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ और ऑक्सीडेंट की मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ दोनों सेम हो जाती हैं, ठीक है, फॉर द ट्रांजिशन स्टेट। और उस ट्रांजिशन स्टेट में रिडक्टेंट जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है, ऑक्सीडेंट को। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो रिडक्टेंट का जो चार्ज है वो 1 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा और ऑक्सीडेंट का जो चार्ज होगा वो 1 यूनिट डिक्रीज कर जाएगा। अब फिर इसके बाद जो है ये सॉल्वेंट शेल यहाँ से ब्रेक होगा। सॉल्वेंट शेल के ब्रेक होने के बाद दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये ओवरऑल रिएक्शन है। बेटा इन रिएक्शन के कुछ फीचर्स हैं, उनमें पहला फीचर क्या है कि जिन दो कॉम्प्लेक्सेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों को इनर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे दोनों को क्या होना चाहिए, लो स्पिन, या दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो T2G से T2G पहले सब शेल्स में ट्रांसफर। बेटा जिन दो कॉम्प्लेक्सेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है दोनों कॉम्प्लेक्सेस को एक तो इनर्ट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे उन कॉम्प्लेक्सेस की जो स्पिन है वो लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G से T2G में ट्रांसफर हो। तीसरे नंबर पे उनकी जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अगर मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो सिमिलर होगी तो ही रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। बेटा जिन दो कॉम्प्लेक्सेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है इनमें मेटल और लिगेंड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स में आयरन और कार्बन की जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है, 1.97 एंगस्ट्रॉम, और इस कॉम्प्लेक्स में आयरन और कार्बन की जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.96 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ हैं, ठीक है, रिडक्टेंट की और ऑक्सीडेंट क्योंकि सिमिलर है इसलिए ये वाला जो रिडॉक्स रिएक्शन है फास्ट होगा और इसकी कितनी, इसका रेट कांस्टेंट होगा 10 एक्सपोनेंट 5 एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना ये रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके कुछ फीचर्स हैं जो इनमें होने चाहिए। अच्छा बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर जो दो कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इनमें क्या है, इनमें स्पिन जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया लिगेंड नजर आ रहे हैं और कोबाल्ट पे चार्ज +2 है। दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स इसमें कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट पे जो चार्ज है दैट इज +3। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका हाई स्पिन है और इसमें D जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इस कॉम्प्लेक्स के कोबाल्ट की D के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली लो स्पिन है और इसमें सेंट्रल मेटल के D सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अगर रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विद हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये रिएक्शन स्लो होगा। यहाँ पर दूसरा फैक्टर आप ये भी देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट और नाइट्रोजन यानी मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो 2.11 है, और इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट और लिगेंड की जो बॉन्ड लेंथ है यानी कोबाल्ट और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है 1.96 एंगस्ट्रॉम है। तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो इस बॉन्ड लेंथ से टोटल ही काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ 2.11 एंगस्ट्रॉम है, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.96 है। तो यहाँ पर मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है दोनों कॉम्प्लेक्सेस की, यानी हम कह सकते हैं रिडक्टेंट की और ऑक्सीडेंट की, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट जो है वो एक हाई स्पिन और एक लो स्पिन हो, या दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो, ठीक है, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस हो, तो ये वाला जो रिएक्शन है ना ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। रिएक्शन कब बेटा कब फास्ट होगा? रिएक्शन तब फास्ट होगा जब दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनर्ट हों, दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लो स्पिन हों, और इलेक्ट्रॉन ने किससे किससे ट्रांसफर होना हो, फ्रॉम T2G टू T2G। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम Eg टू Eg तो रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम T2G टू T2G तो रिएक्शन फास्ट होगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो ऑक्सीडेंट और मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ ऑफ द रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट यानी दोनों की जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है वो अगर सिमिलर है तो फिर रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर वो डिफरेंट है यानी जिस तरह इस कॉम्प्लेक्स में आप देखें कि मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है वो रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट की क्योंकि अप्रॉक्सीमेट है, सेम है, इसलिए इसका जो रिएक्शन है ना फास्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट की जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो रिएक्शन होगा दैट इज स्लोअर वन। एक और बात याद रखें कि अगर दो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है, दोनों ही इनर्ट हैं और दोनों पे चार्ज भी सिमिलर है। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखें कि अगर जिन दो कॉम्प्लेक्सेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है, दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इनर्ट हैं, ठीक है, और दोनों कॉम्प्लेक्स पे सेम चार्ज है यानी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिपल्शन रखेंगे, दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, इससे प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। फिर जिस मैकेनिज्म से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दैट इज अ टनलिंग मैकेनिज्म। टनलिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रिडक्टेंट है ये भी इनर्ट होता है, जो ऑक्सीडेंट है ये भी इनर्ट होता है, दोनों पे चार्ज भी सिमिलर होता है यानी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो रिपल्शन का बायस बनते हैं। लेकिन ये फिर रिएक्शन कैसे होगा? बाय द टनलिंग मैकेनिज्म। और टनलिंग मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, फॉर एग्जांपल अगर रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट, ठीक है, दोनों इनर्ट हैं, दोनों की मेटल्स पे सिमिलर चार्जेस हैं, तो फिर जो रिएक्शन होगा ना वो आम मैकेनिज्म से नहीं हो सकता। फिर जो मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं दैट इज अ टनलिंग मैकेनिज्म। इसमें ये होता है कि मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनमें कॉन्जुगेशन होती है, इसमें भी ऑक्सीडेंट में भी मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनमें भी कॉन्जुगेशन होती है। अब होगा ये कि मेटल जो है, मेटल इसके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो कॉन्जुगेशन के जरिए या रेजोनेंस के जरिए अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस लिगेंड को ट्रांसफर कर देंगे। ये वाला जो लिगेंड होगा नेक्स्ट दूसरा जो सफियर है उसके लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जो लिगेंड्स हैं उनमें कॉन्जुगेशन है, उनमें रेजोनेंस है। ये ऐसे सूरत में होता है जब इनमें पाई सिस्टम हो, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम हो। मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लिगेंड को ट्रांसफर करेगी थ्रू द रेजोनेंस, थ्रू द कॉन्जुगेशन, ये लिगेंड जो है अगले लिगेंड को थ्रू द कॉन्जुगेशन और थ्रू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। फिर ये जो अगली मेटल है यानी ऑक्सीजन की जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या लेगी, लिगेंड से गेन कर लेगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो थ्रू रेजोनेंस और थ्रू कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेटल टू लिगेंड एंड लिगेंड टू लिगेंड एंड देन लिगेंड टू द मेटल। और इसको क्या कहा जाता है? टनलिंग मैकेनिज्म। टनलिंग मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन एक मेटल से दूसरी मेटल में ट्रांसफर होता है थ्रू द टनल, ठीक है ना। टनल का मतलब होता है सुरंग, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता, थ्रू द टनल ट्रांसफर होगा। ये टनल कैसे है?
मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू लिगेंड एंड लिगेंड टू मेटल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टनलिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको कुछ लिगेंड नजर आ रहे हैं, जैसे फिनेंथ्रोलीन है, बाइपायरिडीन है। ये जो फिनेंथ्रोलीन है और जो बाइपायरिडीन है, ठीक है, इनमें क्या है, इनमें बेसिकली कॉन्जुगेशन होती है। तो कॉन्जुगेशन के जरिए इनमें जो एक मेटल से दूसरी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो कौन से मैकेनिज्म से होता है, दैट इज अ टनलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोबाल्ट है, उसके साथ 3 फिनेंथ्रोलीन लगे हुए हैं, और ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है ये +2 से +3 में जाए, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करके +3 में चला जाए, और दूसरे वाला जो है +3 से +2 में चला जाए, यानी दो हमारे पास सिमिलर इसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक कोबाल्ट है +2 से +3 में जा रही है, और एक जो है वो +3 से इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में जा रही है। तो इसका जो आप कह रहे हैं रेट कांस्टेंट है कितना है, 40 हाई है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रोसेस के जरिए ट्रांसफर हो रहे हैं, थ्रू द टनलिंग प्रोसेस। लेकिन इसमें आप देखें कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं अमोनिया जो है उसमें कोई कॉन्जुगेशन, कोई रेजोनेंस नहीं होती। तो यहाँ पर जो है जब कोबाल्ट +2 से +3 या +3 से +2 में जाएगी, ठीक है ना, दो होंगे, एक ऑक्सीडेंट होगा एक रिडक्टेंट होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और जो रिडक्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो जब ये वाला रिएक्शन होगा उनको इसमें टनलिंग मैकेनिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो लिगेंड्स हैं उनमें कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका जो रेट कांस्टेंट है बहुत ही कम है, 10 एक्सपोनेंट -6 है। बेटा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है दैट इज अ फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल। बेटा फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के दौरान होने वाली मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ कंप्रेशन और मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ इलॉन्गेशन, ये प्रोसेस स्लो है। यानी मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ कंप्रेशन, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ इलॉन्गेशन, ये वाला प्रोसेस स्लो है। यानी जो न्यूक्लियर मोशंस हैं ये स्लो हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट, ये वाला प्रोसेस जो है फास्ट है। बेटा फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो इस दौरान होने वाली मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ कंप्रेशन, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ इलॉन्गेशन, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है ये स्लो है। यानी कि ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन जो एटॉमिक वाइब्रेशन है, ठीक है, या एटॉमिक जो मूवमेंट है, ठीक है, वो स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी तेजी से ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम रिडक्टेंट टू द ऑक्सीडेंट। अगर दो कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट मेटल्स पे डिफरेंट चार्जेस हैं तो उनका होने वाला रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। इनके कंपैरिजन में अगर दो सेम मेटल्स पे डिफरेंट चार्जेस हैं, अब हम लास्ट पे वो फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म या आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पे इफेक्ट करते हैं। उनमें पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन आयंस ऑफ सेम चार्जेस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट दोनों ने एक दूसरे के पास आना, तो जाहिर बात है दोनों में ऊपर जो है सेम चार्जेस है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, इनके दरमियान रिपल्शन होगी। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिपल्शन का बायस बन रहे हैं तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है या रेट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और इससे हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो इस रिएक्शन को करवाने के लिए चाहिए वो हाई होगी। अगर रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट पे सेम चार्जेस हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक दूसरे के पास आना है तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी। जब एक दूसरे के दरमियान रिपल्शन का बायस बनेंगे तो जाहिर बात है इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए डिक्रीज करेगा क्योंकि रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट जो हैं वो आसानी से प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकेंगे, ठीक है, तो जाहिर बात है इसके लिए जो इस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो हाई होगी। दूसरे नंबर पे अगर सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से इनमें आयन पेयर के बनने के चांसेस जो हैं, ये देखें ना प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स में क्या बन रहे हैं, आयन पेयर बन रहे हैं, आयन पेयर बनने के चांसेस जो हैं वो हाई होंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बेटा सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन जो हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा हो
आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो आयंस के पेयर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तीसरे नंबर पे है बेटा कंडक्शन ऑफ लिगेंड्स। मैंने बताया कि अगर हमारे पास जो है मेटल के साथ ऐसे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनमें कन्जुगेशन है, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक मेटल से दूसरी मेटल में थ्रू द टनलिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, तो इससे इन रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। फोर्थ नंबर पे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी बेटा ये है कि आपको मैंने बताया था कि रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट में मेटल लिगेंड जो बॉन्ड लेंथ है उसने या तो कंप्रेस होना होता है या इलोंगेट होना होता है। तो रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट में मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ जो है उसको कंप्रेस या इलोंगेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। इसी तरह जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जुड़ के इनके दरमियान जो है सॉल्वेंट शेल बनना है, ठीक है, सॉल्वेंट ने अपने आप को इसके रीऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी से मुराद है प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स में रिडक्टेंट की मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ और ऑक्सीडेंट की मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ इन्होंने कंप्रेस और इलोंगेट होना होता है। इस कंप्रेशन और इलोंगेशन के लिए एनर्जी चाहिए। इसी तरह इस प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द जब सॉल्वेंट का शेल बनना है तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। ये जो एनर्जी है, ठीक है, इसे कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। जितनी ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है ये ज़्यादा होगी उससे उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और लास्ट पे है फ्री एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन। अगर बेटा ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके होने के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है यानी रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, तो इससे क्या होना है, इससे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज कर देगा।